Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to IST Online Learning Management System. Today is lecture number 13 for the course of Prestressed Concrete. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 13 and week number 13. These are your reference textbooks. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है रिलेटेड टू द प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. So in our today's lecture again we are going to continue our topic on camber, deflection and crack control. कि जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में, हमने शॉर्ट एंड स्टेनियस डिफ्लेक्शंस को जो है वो किस तरह से हम कंप्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैम्बर यानी अपवर्ड डिफ्लेक्शन और नॉर्मल डिफ्लेक्शन जो कि लोडिंग की वजह से होती है, जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन उसको भी हमने कंसीडर किया. और क्रैकिंग कंट्रोल वगैरह के अंदर लिमिटेशंस के अंदर हमने बात की कि जो हमारी क्रैकिंग्स हैं वो हमारी किस तरह से रीजन्स के अंदर मूव कर रही होती हैं. उसके बाद समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. इस कोर्स में सबसे पहले हमने प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए. देन वी डिस्कस द मेथड्स एंड डिफरेंट स्टेजेस कि हम स्टेजेस किस तरह से प्रीस्ट्रेसिंग को जनरेट करते हैं मेंबर्स के अंदर, और टेंडन प्रोफाइल्स हमने डिस्कस किए, डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग हमने डिस्कस की. देन वी डिस्कस द मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट. तो व्हाट आर द बेसिक मटेरियल्स जो कि हम यूज़ करते हैं प्रीस्ट्रेसिंग के लिए प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट के अंदर. उसके बाद प्रीस्ट्रेसिंग स्टील जो है वो उसकी मेजर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं. उसके बाद हमने स्टैंडर्ड्स और कोड गाइडलाइंस वगैरह भी डिस्कस की. देन वी डिस्कस द प्रीस्ट्रेसिंग लॉसेस एंड डिज़ाइन ऑफ लॉसेस हमने ऑब्टेन किए कि इमीडिएट लॉसेस एंड शॉर्ट टर्म लॉसेस. उसके बाद टाइम डिपेंडेंट लॉसेस जो है वो किस तरह से मेंबर्स के अंदर जनरेट हो रहे होते हैं. सो देन वी एनालाइज्ड वन टाइप ऑफ डबल टी प्रीस्ट्रेस्ड गर्डर जिसको हमने डिफरेंट मेथड्स के जरिए से एनालाइज किया और टॉप फाइबर स्ट्रेसेस हमने कैलकुलेट की कि टॉप फाइबर स्ट्रेसेस इन द केस ऑफ डबल टी गर्डर किस तरह से काम करते हैं और बॉटम स्ट्रेसेस हमने कैलकुलेट की. देन वी डिस्कस द डिज़ाइन ऑफ अ प्रीस्ट्रेस्ड कंपोजिट आई गर्डर जो कि हम ब्रिजेस के अंदर यूज़ करते हैं, मेगा स्ट्रक्चर के अंदर, ब्रिजेस के अंदर लॉन्ग टर्म मेंबर्स या लेंथी मेंबर्स हम बनाते हैं. तो किस तरह से हम उन मेंबर्स को बेसिकली जो है वो डेवलप करते हैं, स्ट्रेसेस हम किस तरह से कंप्यूट करते हैं, उनको हमने डिस्कस किया. Then in our last few lectures we discussed the short-term deflections in uncracked and cracked conditions, cracking movements and low deflection relationships. उसके बाद हमने effect of movement inertia, और उसके बाद हमने bilinear computation method, incremental movement curvature method, उसके लिए हमने डिज़ाइन डिफरेंट एग्जांपल्स भी किए और शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शंस ऑफ अनक्रैक्ड मेंबर्स हमने कंसीडर भी किया और कैलकुलेट भी किया. So in our today's lecture again we will continue our topic on short term deflection for cracked prestressed beam. जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो हमारा अनक्रैक्ड सेक्शंस के लिए था. उसके लिए हमने डिज़ाइन एग्जांपल्स को भी कंसीडर किया, सॉल्व भी किया. उसके बाद जो है वो आज के लेक्चर में हम शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शंस इन क्रैक्ड मेंबर्स या क्रैक्ड प्रीस्ट्रेस्ड बीम्स हम किस तरह से कंसीडर करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मूवमेंट कर्वेचर डायग्राम, एक डायग्राम बनाएंगे ताकि जो है वो हम मूवमेंट कर्वेचर या जो कर्वेचर रिलेशनशिप है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कराते हैं इन द शेप ऑफ डायग्राम. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक शॉर्ट टर्म इंस्टेनियस डिफ्लेक्शन फॉर द केस ऑफ क्रैक्ड बीम्स. हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग द सेम इक्वेशन एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास कि शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन फॉर क्रैक्ड बीम्स एक हमारे पास एग्जांपल है अनक्रैक्ड कंडीशन के लिए है. नाउ इफ फॉर द क्रैक्ड कंडीशन अगर आप कंसीडर करते हैं तो हम बाइलिनियर मेथड एंड इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड हमने यूज करना है और हमने डिफरेंट स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना है. शॉर्ट टर्म इंस्टेनियस डिफ्लेक्शन और जो है वो हमने फॉर द क्रैक केसेस के लिए आइडेंटिफाई करनी है. सो द स्टेटमेंट फॉर द डिजाइन एग्जांपल वी हैव अ सॉल्व बाइलिनियर मेथड and the effect of movement of inertia method for the condition of tensile stress कि हमारे पास tensile stresses जो हैं वो mid span bottom fiber के ऊपर हमारे पास जो maximum tensile stresses हैं वो 750 psi की केबल हैं at the service loading condition. So now such that the tensile stress exceeds the modulus of rupture कि जो tensile stresses हैं वो modulus of rupture of concrete से ज़्यादा हैं, जिसके अंदर value जो modulus of rupture of concrete की है वो हमारे पास 530 psi है फॉर द क्रैक फॉर्मेशन, और जो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस द बॉटम फाइबर है वो 750 psi की है. तो यहाँ पे क्रैक जो हमारा फ्लैक्शुअल स्ट्रेसेस हैं या बहुत रप्चर स्ट्रेसेस हैं उससे हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो ज़्यादा है. इस वजह से मेंबर के अंदर जो है वो क्रैक जनरेट हो जाएंगे. सो अज्यूम दैट द नेट beam camber due to pre-stress and self weight is
0.95 इंचेस, कि हमें यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हमें कैम्बर गिवन है, कैम्बर की जो वैल्यूज हैं वो हमें मिली हुई है, 0.95 इंचेस हमें गिवन है। अब हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंट फॉर्मेशंस के अंदर, हमें चेक एंड जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि मेंबर हमारा कितना % जो है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे रहा है। So the beam carries again a superimposed service live load of 1100 pound per feet and superimposed dead load of 100 pound per feet, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर भी सेम वैल्यूज कंसीडर किए थे। वहाँ पे भी हमारे पास प्री टेंशन बॉन्डेड इनफोर्स्ड एलिमेंट था जिसका एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग बार जो है वो 2.448 इंच स्क्वायर था। डिसरिगार्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन प्रीस्ट्रेस्ड सीलिंग कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस एग्जांपल। जिस तरह से हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर कंसीडर किया था एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशंस को हम फॉलो करते हैं। सेम हमारे पास जो है वो 12D34 हमारे पास जो है वो एक डबल डी गर्डर है, उसको हमने एनालाइज करना है बाय लीनियर मेथड एंड जो है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड हमने यूज करने हैं। अज्यूम दैट स्ट्रेंथ्स आर जेक एट 70% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस रिजल्टिंग इन द इनिशियल स्ट्रेस। हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 462,672 पाउंड, हमें ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस हमारे पास 391 पाउंड का है जो कि 30 डेज के ऊपर जब हम लोड को अप्लाई करते हैं एंड डज नॉट इंक्लूड ऑल द टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। ये आपके पास एक कंप्लीट डायग्राम है। इस डायग्राम को हम क्यों डिस्कस ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं कर रहे क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। 12DT34 का हमारे पास सेक्शन है, ऊपर जो आपकी लाइव लोडिंग और सुपर इम्पोज डेड लोडिंग अप्लाई हो रही है मेंबर के अंदर। इसेंट्रिसिटी एट सेंटर जोन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, इसेंट्रिसिटी एट द कॉर्नर्स हमारे पास जो सपोर्ट्स के ऊपर हमारे पास गिवन है। टोटल सेक्शन जो है वो 38 इंच का है क्योंकि 4 इंच की हमारे पास यहाँ पे जो है वो टॉप फ्लेंज की स्लैब आ जाती है। ओवरऑल जो स्पैन की फ्लेंज विड्थ है, टॉप फ्लेंज विड्थ वो हमारे पास 12 फीट है और 6 फीट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ये हमारे पास कंडीशंस थी ऑलरेडी। अब 12DT34 के लिए हमने जिस तरह से लास्ट एग्जांपल के अंदर डेटा कलेक्ट किया था ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, हमें ये सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी गिवन है लास्ट क्लास के अंदर। अगर आप स्टार्टिंग स्लाइड्स को देखें तो आपको कंप्लीट जो है वो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी मटेरियल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हैं यहाँ पे। उसके बाद हम अलोएबल स्ट्रेसेस कितनी हम अलो कर रहे हैं मेंबर के अंदर, वो हमारे पास अलोएबल स्ट्रेसेस भी आ गई। अब आते हैं सोल्यूशन के ऊपर। So first of all, we have to calculate the net tensile stresses. Net tensile stresses beyond first cracking. First cracking से पहले at the modulus of rupture stage के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं कि net tensile stresses कितनी हैं। So the net tensile stresses is equal to stresses at the bottom fiber minus rupture stresses. Rupture stresses हमारे पास 530 की और bottom fiber के अंदर stresses हमें 750 की ऑलरेडी गिवन है जो कि डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे मिली हुई है। हमने दोनों का जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट किया या दोनों को हमने ऐड किया या एफबी में माइनस फ्लेक्चरल स्ट्रेस हमने माइनस की तो हमारे पास जो है वो +220 टेंसाइल के अंदर हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी जनरेट हुई जो कि नेट टेंसाइल स्ट्रेसेस के तौर पे हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। As we already discussed in the previous design, as we discussed in the last class, the tensile stress is caused by the live load alone at the bottom fibers के live load की वजह से हमारे पास जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही थी। लाइव लोड मूवमेंट हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि लाइव लोड हमारे पास टोटल जो है वो आपके पास कितना गिवन है। यहाँ पे आपको 1100 पाउंड है, WL²/8 हम इसकी जो इंटेंसिटी मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट हमारे पास 594.0000 हमारे पास आ गई और सेक्शन मॉड्यूलस विद रिस्पेक्ट टू बॉटम फाइबर हमारे पास 3340 ऑलरेडी यहाँ पे आपको डेटा के अंदर गिवन है। आपने वैल्यू चूज की और यहाँ पे आपके पास जो है आपके पास जो है वो स्ट्रेसेस आ गई लाइव लोड के ऊपर। बॉटम फाइबर के अंदर जो रिजल्टिंग फाइनल स्ट्रेसेस आई वो हमारे पास +1778 PSI की आ गई जो हमने लास्ट क्लास में भी निकाली थी। So now since we are using या we are considering the live load of 1100 pound per foot, हम कंसीडर कर रहे हैं 1100 का। So the portion of the load that would not result in the tensile stress at the bottom fiber कि कितना एडिशनल लोड जो है वो हमें रिक्वायर्ड है जो कि हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस बॉटम फाइबर के अंदर जनरेट नहीं हो रही। तो हमने कंसीडर किया कि W हमारा कितना जनरेट हो रहा है, एडिशनल हमारा W जो है वो कितना है जिसकी वजह से जो है वो आपका मेंबर जो है वो उसके अंदर क्रैक्स अपीयर हो रही हैं। तो यहाँ पे W1 इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेसेस हमारे पास 1778 थी, टोटल 1778 और रिजल्टेंट स्ट्रेस हमारा नेट कितना बचा था 220 का। 220 डिवाइड बाय 1778 जो कि हमारे पास टोटल स्ट्रेसेस हैं इनटू टोटल डेल लोड हमारे पास 1100 का था। जब हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो एडिशनल लोड दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द टेंसाइल स्ट्रेसेस वो हमारे पास आ गया 964 पाउंड पर वे।
जब हमने इसको पर इंच के हिसाब से कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 12, वी गॉट 80 पाउंड पर इंच. सो डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन बाय द अनक्रैक्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर हम अनक्रैक्ड या ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं तो टोटल डिफ्लेक्शन इस लोड की वजह से कितनी जनरेट हो रही है. सो द ग्रॉस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 5WL⁴ डिवाइड बाय 384 EI, जो कि हमने कंसीडर किया था लास्ट क्लासेस के अंदर भी, वही हमने इक्वेशन यूज की है यहाँ पे. ग्रॉस डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 5 इज द कांस्टेंट, 80 इज द W लोड, लेंथ हमारे पास 60 फीट का गर्डर है, 60 इंटू 12⁴ डिवाइड बाय 384 हमारे पास कांस्टेंट है. मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी 4.03 इंटू 10⁻⁶, और ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहाँ पे 86072 आपने यहाँ पे पुट कर लिया. तो टोटल हमारे पास जो ग्रॉस डिफ्लेक्शन जनरेट हुई वो 0.8 इंचेस डिफ्लेक्शन जनरेट हुई, जो हम 20 मिलीमीटर कंसीडर कर रहे हैं. तो अब हमारे पास आते हैं कि ग्रॉस डिफ्लेक्शन आ गई, यानी कि जो हमारा बाइलिनियर मेथड क्या कहता था, बाइलिनियर मेथड के अंदर जो कर्व जनरेट होता है उसके अंदर दो रीजन्स थे, दो लीनियर पोर्शंस थे, जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरेटिकली डिस्कस भी किया. फर्स्ट पोर्शन वाज द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सम केसेस के अंदर इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल कंसीडर होते हैं. तो ये हमारे पास इफेक्टिव डिफ्लेक्शन है या इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या टोटल ग्रॉस डिफ्लेक्शन है या ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. सही है. तो अब हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन हमारा था क्रैक का. तो टोटल डिफ्लेक्शन हमारी जो ग्रॉस डिफ्लेक्शन या इफेक्टिव डिफ्लेक्शन प्लस जो हमारे पास आ रहा था क्रैक डिफ्लेक्शन, दोनों डिफ्लेक्शन को हम ऐड कर रहे थे. तो यहाँ पे हम बाइलिनियर मेथड के अंदर सेकंड पार्ट क्या था हमारा, क्रैक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. क्रैक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू NP, जो कि हमारा मॉड्यूलर रेशियो है, इनटू एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील इनटू dp², जो कि प्रीस्ट्रेसिंग का सेक्शन का ओवरऑल डेप्थ है, 1 - 1.6 इंटू NP मॉड्यूलर रेशियो इनटू द रो ऑफ स्टील, जो कि रो ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग यानी कि स्टील एरिया रीइंफोर्समेंट फॉर द प्रीस्ट्रेसिंग स्टील. NP is the NP is the basically modular ratio, modulus of elasticity of prestressing tendon divided by modulus of elasticity of concrete. हमने 28.5 हमें गिवन था, divided by modulus of elasticity of concrete 4.03, we got 7.07. So dp basically is the depth of the